नमस्कार। 9 एएम पब्लिक इंडिया संस्करण में आप सबका स्वागत है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे सारे श्रोताओं को, पब्लिक इंडिया के श्रोताओं को और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आपके और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में आपके लिए कारगर साबित होगा और बहुत सारा हर्ष-उल्लास आपके और आपके परिवार को मिलेगा, ऐसी हमारी मनोकामना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बड़ा मामला जो है, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है और पिछले साल में भी बहुत सारी आरटीआई इस पे फाइल हुई हैं और एक 4/12/2024 को भी इस पे आरटीआई फाइल हुई, जिसमें एक राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था। मैं उस सवाल को भी बताऊँगा आपको कि उस सवाल में दिसंबर 3, 2024 में माननीय श्री पंकज चौधरी हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिप्लाई किया था। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 874। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वो क्वेश्चन पुट अप किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी सेबी की लीडरशिप पर। इस सवाल का जो रेफरेंस है वो 11/8/2024, अगर हम 3 महीने पीछे जाएं तो 11 अगस्त 2024 के रेफरेंस से है कि सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था पीआर नंबर 17/2024 में, जिसमें हेडिंग थी कि सेबी की जो स्टेटमेंट है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर डेटेड अगस्त 10 2024। तो उस पे एक अनसाइंड रिपोर्ट जो है वो अपलोड की जाती है, जो हिंडनबर्ग के जो एक्यूजेशंस हैं अदानी के खिलाफ, उसके बारे में होती है। 27/9/2024 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्फॉर्म करते हैं। एक आरटीआई जाती है उस पे माधुरीपुरी बुच की, जब वो चेयरमैन बनी थी, कब उन्होंने एप्लीकेशन दी थी चेयरमैन बनने के लिए, कब वो चेयरमैन नियुक्त हुई और जब वो चेयरमैन नियुक्त हुई तो उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका खुलासा कब किया था और अपने परिवार का भी इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल एसेट्स की कब दी थी। और तीसरी बात जो उस आरटीआई में पूछी गई थी, वो ये पूछी गई थी कि क्या उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया था अदानी की इन्वेस्टिगेशन से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने सेबी को चार्ज दिया था कि 24 मामलों में सेबी अदानी पर रिपोर्ट फाइल करे। हालांकि 22 मामलों पर रिपोर्ट जो है वो जनवरी के महीने 2024 तक फाइल हो गई थी पिछले साल और मार्च आते आते एक और रिपोर्ट फाइल हो गई थी और सेबी का काम खत्म हो गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश अदानी वाले मामले पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, एलिगेशन पर यह दिया था कि हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सेबी के थ्रू या कमेटी के थ्रू प्राप्त नहीं हुई है जिसमें अदानी को मान लिया जाए कि उसने कुछ गड़बड़ें की हैं, जिस तरीके के हिंडनबर्ग की उसमें आरोप थे कि हिंडनबर्ग का ये आरोप था, एलिगेशंस थी कि बहुत सारे फैक्ट्स छुपाकर, बहुत सारी बेनामी कंपनियों के थ्रू फॉरेन टैक्स हेवन से राउंड ट्रिपिंग करके शेयर को घटाया बढ़ाया गया और अदानी की संपत्ति को 12.5 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स पे ले जाया गया। सेबी का ये भी कहना था कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। उसने जनवरी के महीने में जब ये एलिगेशंस लगाए थे, तो उसने शॉर्ट किए थे अदानी के शेयर और जब उसकी शेयर की कीमत, अदानी के शेयर्स की कीमत 50% गिर गई, उसका सबसे बड़ा फायदा उन शॉर्ट सेलर्स को होता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। पर उसके बाद माधवीपुरी बुच को लेकर हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट बाहर की, जिसमें माधवीपुरी बुच के और उनके हस्बैंड के धवल बुच की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी में थी जो विनोद अदानी द्वारा चलाई जा रही थी और उस कंपनी के जो पैसा था वो और आगे कंपनियों में जहां जा रहा था वो सिर्फ अदानी के शेयर्स खरीदने और बेचने में की जा रही थी। तो अब मामला ये है कि जो 3 बातें आरटीआई में पूछी गई कि क्या कौन सी तारीख को उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी एज चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि वो बोर्ड में तो थी, ऑलरेडी सेबी में थी, तो चेयरमैन बनने की उनकी एप्लीकेशन कब हुई, पहले चेयरमैन वो कब बनी और तीसरी बात उन्होंने कब ये इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल एसेट्स की और अपने परिवार की दी और एक्यूज किया अपने आप को अदानी की इन्वेस्टिगेशन से। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो 27/9/2024 में डीए के पास जो एप्लीकेशन आई थी माधुरीपुरी बुच को लेकर, 12 नवंबर 2021 में उन्होंने चेयरमैन ऑफ पोस्ट जो थी वो स्वीकार की थी और चेयरपर्सन वो बनी थी सेबी की वाइट गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 फरवरी 2022। तो माधुरीपुरी बुच ने अप्लाई पोस्ट चेयरमैन के लिए किया था 12 नवंबर 2021
और गेजेट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन उनके नाम से हुई थी 28 फरवरी 2022 और माधवीपुरी बुच ने एज्यूम किया था चार्ज एज चेयरपर्सन सेबी 2 मार्च 2022। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी डीए का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आती है। ये जनरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए आरटीआई में कवर होती है। सेक्शन 41A आरटीआई एक्ट 2005 ये कहता है कि अंडर ऑब्लिगेशन पब्लिक अथॉरिटी जितने भी पब्लिक जो जो पब्लिक जॉब्स हैं जिस पे पब्लिक को जवाबदेही है, जैसे सेबी जो है वो हमारे टैक्स के पैसे से ऑपरेट होती है, तो जो भी पब्लिक ऑब्लिगेशंस हैं वो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी आरटीआई लगाता है उसको मिलनी चाहिए। हालांकि आरटीआई में जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी तारीख को या 1 तारीख को या कौन सी तारीखों को माधवीपुरी बुच ने डिक्लेरेशन किया था जिसमें अपने फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज के रिकॉर्ड दिए थे, उनके और उनके हस्बैंड के नाम से रिकॉर्ड दिए थे। और उन्होंने ये भी पूछा था कि जब उन्होंने चेयरपर्सन ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया तो कौन सी तारीख को किया, ये आरटीआई के माध्यम से आरटीआई के जो एप्लीकेंट थे वो ये जानना चाहते थे। हालांकि इस पे एक सवाल जो है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 874 श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्रीमती रंजीत रंजन जो बिहार से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये सवाल पूछे थे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए फुल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि माधवीपुरी बुच जब चेयरपर्सन बनी तो उनके फाइनेंशियल एसेट्स और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जिसमें किस फंड में उनका पैसा लगा था जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदानी के शेयर्स को बढ़ाने घटाने में काम आ रहा था, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेबी के पास कब रिक्यूजल जो है चेयरपर्सन का आया, ये सवाल राज्यसभा में भी पूछा गया। और ये भी पूछा गया कि आपने कौन से मेजर्स हैं इंप्लीमेंट किए हैं जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहे हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करते हैं। और सेबी का जो रिस्पॉन्स है अंडर द आरटीआई एक्ट citing lack of readily available information on cases of recusal, क्योंकि सेबी ने आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन केसेस ऑफ रिक्यूजल की हम नहीं दे सकते क्योंकि आप अफेक्टेड पार्टी नहीं है। तो इस वजह से ये सवाल राज्यसभा में पूछा गया। माननीय कांग्रेस के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राज्यसभा के, मल्लिकार्जुन खड़गे और रंजीत रंजन ने ये सवाल किया। अब ये मैनर जिसमें सरकार जो है वो कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, जिसमें सेबी की साख और सेबी की चेयरपर्सन जो है वो उनकी साख जो है वो दांव पर लगती है। और गवर्नमेंट क्या सेबी के इंटरनल मैकेनिज्म को रिव्यू करेगी, ये भी एक सवाल था कि इस तरीके के डिस्क्लोजर्स को आगे कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये डिस्क्लोजर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि ये डिस्क्लोजर दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था। इस सवाल के जवाब में जो माननीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं पंकज चौधरी जी, वो सेबी का जो अनसाइंड जो उन्होंने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पर, उसी का वो हवाला दे देते हैं। तो मतलब मामला सुलटता नहीं है, जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल अधूरे रह जाते हैं। जो 874 नंबर सवाल राज्यसभा में पूछा गया उसका कोई भी जवाब जो है वो सरकार ठीक से नहीं दे पाती है। तो फिर एक और जो है 4 दिसंबर को याचिकाकर्ता जो है फिर आरटीआई सेबी में डालते हैं इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए। और उनको जब जवाब 27/12 यानी कि आज से 4 दिन पहले जब वो जवाब पोर्टल पे अपलोड होता है तो उसमें सेबी अपना ग्राउंड ही बदल देती है कि हमने जो इंफॉर्मेशन दी जो आपको आरटीआई के तहत आपने मांगी थी वो चेयरपर्सन की रिक्यूजल की, हम ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो ऐसे कहती है। और उसके जो रीजंस देती है वो बड़े सरप्राइजिंग हैं, क्योंकि पहले ऐसा रीजन कोई उन्होंने दिया नहीं था। तब ये याचिकाकर्ता जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाते हैं, डीए में अप्लाई करते हैं आरटीआई, और डीए से ये रिप्लाई आती है कि उन्होंने कब चेयरपर्सन के लिए अप्लाई किया था जो कि नवंबर के महीने में, और फरवरी में उनकी चेयरपर्सन की अलॉटमेंट होती है और मार्च में वो अपना पद संभाल लेती हैं। पर वो रिक्यूजल की बात और अपने फाइनेंशियल एसेट्स को डिक्लेयर करने की बात और अपने परिवार के फाइनेंशियल एसेट्स डिक्लेयर करने की बात ये सेबी नहीं बताती है। दोबारा आरटीआई फाइल करने के बाद उनके पोर्टल पे जो जवाब आता है वो ये आता है कि सेबी अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। जो उसने स्टेटमेंट 10 अगस्त 2024 में दी थी, जो सेबी की वेबसाइट में 11 अगस्त 2024 में अपलोड हुई थी, कि ये जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में एज अ प्रेस रिलीज वो दे चुके हैं। हालांकि
अब सेबी को आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड्स ही बदल दिए इन्फॉर्मेशन डिनाई करने के। वो क्या ग्राउंड्स थे, वो क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिनाई किस वजह से क्या की, वो मैं इसको आपको बताऊँगा अभी। और इसमें फर्दर सेबी जो है, वो रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा क्रिएट करती है कि जैसे गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन जो 874 नंबर क्वेश्चन डेटेड दिसंबर 3 2024 को दिया गया था, जिसका जवाब पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने 4 दिसंबर 2024 में दिया था। वो कहते हैं कि ये जवाब जो है सरकार का जो सेबी का रिस्पॉन्स था, वो उस मिसलीडिंग जो जवाब पंकज चौधरी ने दिया था, उसकी वजह से भी सेबी जो है इस पे अपना ग्राउंड चेंज कर देती है। सेबी ये भी क्वेश्चन करती है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्यों है ये इंफॉर्मेशन सीक करने में। हालांकि पब्लिक डोमेन में जो आपका मैंने आपको बताया आरटीआई एक्ट 41A सेक्शन, उसमें कोई भी सार्वजनिक पद, सेबी का चेयरपर्सन एक सार्वजनिक पद है, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है। वो स्टॉक मार्केट की अमनता को, उसमें जो स्टॉक मार्केट में धांधली होती है या जो गलत काम होते हैं, या शॉर्ट ट्रेडिंग होती है या इनसाइड ट्रेडिंग होती है, उस पर नजर बनाने के लिए सेबी का गठन हुआ था। और सेबी का जो चेयरपर्सन होता है, वो जवाबदेही होता है देश के लिए। और आरटीआई के तहत सीआईसी की इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं, उनका काम है आरटीआई के तहत इन सब बातों का व्याख्यान करना या इन बातों को डिस्क्लोज करना। तो किस वजह से सेबी ने अपने अपने जवाब से पलट गई, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि सिटीजन जो हैं, वो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई, कोई भी हो, उसमें उनका रोल, वर्चुअल रोल यही है कि जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में सिटीजन्स जो सवाल पूछे आरटीआई के तहत, उसका जवाब सेबी को देना चाहिए और उनका दायित्व या फर्ज बनता है जवाब देने का। फंक्शनिंग ऑफ सेबी जो होती है, वो एफिशिएंटली काम करे। उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है, वो टैक्स के पेयर पे होता है, क्योंकि टैक्स के पैसे से सेबी चलती है। इसलिए सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट होता है इन चीजों पर, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि डीए में भी यही जो मैंने आपको बताया कि 4 दिसंबर को जब रिप्लाई राज्यसभा में ठीक से पंकज चौधरी नहीं दे पाए, और वही रिप्लाई जो अनसाइंड कॉपी थी सेबी की, वही उन्होंने वहां पे पटल पे संसद के रख दिया। तो ये इंफॉर्मेशन अब डीए को भी आरटीआई इसमें फाइल हुई है। सेबी ने तो कोई सही जवाब दिया नहीं है। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या जवाब देता है, ये आने वाला समय बताएगा, मे बी और अगले हफ्ते तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फंक्शनिंग ऑफ सेबी की जो जवाबदेही है, वो पब्लिक को है, क्योंकि पब्लिक के टैक्स के पैसे से चलती है। हालांकि 27/12 को जो सेबी का रिप्लाई आया था, वो राज्यसभा का जो सवाल दिसंबर 3 को श्री पंकज चौधरी के समक्ष रखा गया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने इस सवाल के जवाब में वही रिपोर्ट जो है सदन के पटल पे रख दी थी। 11/8/2024 को सेबी ने एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट जो था, जिसका पीआर नंबर मैंने आपको बताया 17/2024, उसमें 11/8/2024 में उन्होंने 11 अगस्त 2024 में अपलोड किया था ये डॉक्यूमेंट, जिसमें सेबी का स्टेटमेंट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट डेटेड अगस्त 10 2024 के रिप्लाई में था। और 27/9/2024 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देती है कि माधवीपुरी बुच ने कब अप्लाई किया एज अ चेयरपर्सन और कब वो चेयरपर्सन बनी। हालांकि सेबी का जो नया रिस्पॉन्स आया है, वो मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आरटीआई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सेबी HRE 24-01498 डेटेड December 4 2024 सेबी को रिसीव हुआ था इन टर्म्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। इसमें जो रिप्लाई इन्होंने फाइल की, क्वेरी ए थी कि आपने अपने आप को, अपने फाइनेंशियल एसेट्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कब सेबी में डिस्क्लोज किया था। दूसरा बी था कि आपके परिवार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर्स आपने कब सबमिट किए। और सी था कि आपने अदानी की कंपनीज पे अपनी जांच की, जो सुप्रीम कोर्ट ने, या जो आपने जांच की जिसमें आपने 100 से ज्यादा सम्मन्स भेजे, 1100 पेजेस से ज्यादा की रिपोर्ट सबमिट की, तो उसमें अपने आप को कब रिक्यूज किया। ये मामला सी था। इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो सेबी की फिडुशियरी कैपेसिटी में सेबी नहीं दे सकती है। ये सेबी ने इसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये साइड इंफॉर्मेशन जो है, वो सेक्शन 81E ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसमें सेबी का कोई दायित्व नहीं बनता ये थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन देने का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर
उसका जो है उसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। अब माननीय सेबी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि जो आदमी चेयरपर्सन है सेबी का और अगर स्टॉक मार्केट में या हिंडनबर्ग एलिगेशन आती है जिसमें अदानी की कंपनियों पे सीधा-सीधा आरोप लगता है कि उन्होंने अपने शेयर्स को घटाने बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनीज का इस्तेमाल किया, जिनके बेनिफिशियल ओनर्स जो हैं, वो भी डिस्क्लोज़ नहीं है क्योंकि सेबी ने 2018-19 में ये कंडीशन ही हटा दी थी कि जो बाहर की कंपनियां हैं, जो निवेश करती हैं, शेयर्स खरीदती-बेचती हैं भारत निवेश बाजार में, उनको अपने बेनिफिशियल ओनर्स की नाम या पता देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वो जब डिस्क्लोजर उन्होंने हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप रेगुलेटर हैं मार्केट के और दूसरी तरफ आप अलाउ करते हैं बहुत सारी बेनामी कंपनियों को निवेश करने का। तो ऑन वन हैंड यू आर ट्राइंग टू बी अ रेगुलेटर एंड ऑन द अदर हैंड यू आर ट्राइंग टू वायलेट द रूल्स। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जब सुनवाई हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के अंडर अदानी अदानी के जांच होनी चाहिए। तो यही याचिकाकर्ता जो हैं उस समय वहां भी गए थे। और अगर आप इस रिप्लाई से सैटिस्फाइड नहीं है तो आप फर्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी में इसकी जांच के लिए आप वहां पे रीअप्लाई कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा 30 दिन की रिसीट, मतलब कि उन्होंने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आज की डेट में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला केस और चल रहा था। उस केस का मामला जो है 26/11/2024 में था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुवन की कोर्ट में मैटर ये था कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 यानी कि पिछले महीने सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो वेकेंट हैं। सीआईसी 8 जॉब्स वेकेंट हैं, 22,000 मैटर पेंडिंग हैं और जिसमें महाराष्ट्र में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी 7 पोस्ट जो हैं वेकेंट हैं। बहुत सारा बैकलॉग है और वो बैकलॉग 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स पर है। कर्नाटक में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की 8 पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हैं, बैकलॉग 50,000 से ज्यादा है। बिहार छत्तीसगढ़ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की 3 और 2 कमिश्नर्स की पोस्ट जो है वेकेंट हैं और 25,000 से जो मामले हैं वो ज्यादा पेंडिंग हैं। और झारखंड की सीआईसी में टोटली डिफंक्ट हो चुकी है क्योंकि मई 2020 के बाद से झारखंड में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर डिफंक्ट है फरवरी 2023 से। त्रिपुरा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नरेट जो है वो डिफंक्ट है जुलाई 2021 से। और नॉन फंक्शनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मतलब ये होता है कि अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ही नहीं बैठेगा तो लोग इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर जो उनके ज्यूरिडिक्शन में फॉल करती हैं एसआईसी और सीआईसी के, तो किसके पास जाएंगे। तो एससी ने डायरेक्शन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए कि चीफ सेक्रेटरीज थ्रू देयर चीफ सेक्रेटरी, स्टेट चीफ सेक्रेटरीज एंड सेंट्रल सेक्रेटरी कि ये नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, चाहे वो स्टेट लेवल की हैं या सेंट्रल लेवल की हैं, वो खाली क्यों पड़ी हैं। ऐसा जजमेंट एक 2019 में भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डायरेक्शंस मांगी थी और ट्रांसपेरेंसी और टाइमली अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की मांगी थी। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, एडुकेट नंबर ऑफ कमिश्नर्स, ये इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट हो। ये पिटिशंस को जो रिप्रेजेंटेशन है उस समय में प्रशांत भूषण और राहुल गुप्ता ने की थी। इसका जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है। अब मैटर जो था ये 17/12/2022-24 में लिस्टेड था और उस पे अभी सुनवाई पे क्या आदेश हुआ है वो आदेश आना बाकी है। जो ऑर्डर उस समय 17/22 सुनवाई को आया था उसमें 30/10/2023 में कोर्ट के नोटिस में यह बताया गया कि 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो सीआईसी में काम कर रहे हैं, एक जो है वो रिटायर होने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रशांत भूषण ने यह कहा कि 11/11/2022 में 8 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट जो है अभी तक खाली है। और जिस तरीके से मैंने बताया स्टेट वाइज आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, एक बिहार में, 4 वेस्ट बंगाल में, 5 उड़ीसा में और 2 तमिलनाडु में भी ये पोस्ट खाली हैं। और मैंने झारखंड, तेलंगाना और त्रिपुरा का आपको डिटेल में बताया कि वहां पर तो 2020, 22 और 23 के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स वहां स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है ही नहीं, तो वो डिफंक्ट हो चुका है। और इस वजह से सरकार को प्रशांत भूषण और राहुल गुप्ता ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
और झारखंड का मैंने आपको बताया, सीनियर काउंसिल वहां पे स्टेट के सबमिट किया कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेट में ना होने की वजह से 23/10/2023 से हमने स्टेट इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी अपॉइंट नहीं किया है, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर का होना जरूरी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा तो जो सीएम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और स्पीकर हैं, उनके साथ बैठकर ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। हालांकि इस पे सरकार कॉल ले सकती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं है तो बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो बात थी वो लर्नड काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा की भी थी कि सिलेक्शन प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। ऐसा ही कुछ बहाना तेलंगाना और झारखंड ने भी दिया। सिमिलर डायरेक्शंस सारी स्टेटों को दिए गए कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए और अपने चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू जल्दी से जल्दी ये सैंक्शन पोस्ट जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की स्टेट लेवल की है और सेंट्रल लेवल की है उसको भरिए और टाइमली इसको सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को समय पर बराबर पे मिलती रहे। तो सीआईसी के अपॉइंटमेंट्स हो या एसआईसीज की स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स हो या सेबी का कंडक्ट हो, जिसमें सेबी जो महत्वपूर्ण बात है माधवीपुरी बुच को लेकर वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं सेबी भी कॉम्प्रोमाइज दिख रही है। और अब जो आरटीआई की याचिकाकर्ता हैं उन्होंने रुख जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पे किया है कि डीईए भी बता दे कि माधवीपुरी बुच ने कब रिक्यूज किया था अपने आप को इन इन्वेस्टिगेशन से जिसमें हिंडनबर्ग में अदानी के खिलाफ थी, और उन्होंने कब अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिख के दीजिएगा। पारदर्शी तरीके से हम आपको इंफॉर्मेशन ला के देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी हुई सूचना पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।